हेलो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, इससे पहले टॉपिक में जो हमारे पास था वो हमने शुरू किया था अबाउट द क्यूब के बारे में जाना था कि क्यूब में अगर कोई एटम लगा हुआ है, कोई सॉलिड एटम का पार्टिकल अगर लगा हुआ है तो उसने उस क्यूब का कितना पार्ट ऑक्यूपाई कर रखा है, या ऐसा बोल सकते हैं कि उस एटम का कितना पार्ट उस पर्टिकुलर क्यूब के अंदर है। तो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत ये देखा था कि अगर कोई एटम अपने पास कॉर्नर में लगा हुआ है क्यूब के अगर कॉर्नर पे कोई एटम लगा हुआ है तो उस एटम का कितना पार्ट, यहाँ पे अगर कॉर्नर में कोई एटम लगा है तो उस एटम का कितना पार्ट क्यूब के अंदर होता है। तो याद होगा आपको, लास्ट क्लास में बोलता कि एक कॉर्नर में अगर कोई एटम लगा है तो उसका सिर्फ 1/8 पार्ट एटम का इस क्यूब के अंदर लाई करने वाला है। सेम अकॉर्डिंगली थोड़ा सा और देखा था हमने लास्ट क्लास में, हमने बोला था कि अगर फेस सेंटर पे चेन लगी हुई है तो फेस सेंटर पे जो एटम लगा है उसका उस एटम का कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर लाई करेगा। तो वहां पर हमने जाना था कि इसका सिर्फ 1/2 पार्ट जो है वो इस क्यूब के अंदर लाई करेगा। और हमने देखा था कि अगर एज लेंथ पे कोई एटम लगा हुआ है, इस एज पे अगर कोई एटम लगा हुआ है, यहाँ पर कोई एटम लगा हुआ है, तो यहाँ का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एक यूनिट सेल के अंदर वो 1/4 पार्ट होता है, इस तरीके से। और अगर कोई एटम बिल्कुल बॉडी सेंटर पे लगा हुआ है, बिल्कुल इस पूरे के बॉडी सेंटर पे, तो एग्जैक्टली 1 पार्ट रखता है। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में थोड़ी बहुत देखी थी, समझी थी इन चीजों को। अभी मैं यहाँ पर आपको एक दो न्यूमेरिकल से रिलेटेड पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, उसे समझेंगे। बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, कैसे सवाल आते हैं, क्या आते हैं, उसे देखते हैं अभी। देखिए सवाल हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ेंगे। एक सॉलिड इज फॉर्म्ड, ए सॉलिड बना है, राइट। एक सॉलिड बना है और क्रिस्टलाइजेशन हुआ है, और एक्स एंड वाई दो एलिमेंट हमारे पास, एक्स और वाई दो एलिमेंट का आपस में क्रिस्टलाइजेशन हुआ, और क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद एक सॉलिड बना। ठीक है, उसने बोला कि वो जो सॉलिड बना होगा, और आपको पता है मैंने बताया था कि सॉलिड बनेगा उसमें एक लैटिस का फॉर्मेशन होगा, और उस लैटिस में एक यूनिट सेल होगा। उस यूनिट सेल में हम पता करते हैं कि कहाँ पे कितने एटम लगे हुए हैं, वही आपको आइडेंटिफाई करके बताएगा कि वो एक्चुअली सॉलिड है किस चीज का। एक्स और वाई का है, यहाँ पे गिवन दिया है एक्स और वाई का सॉलिड है, और एक्स और वाई का एक्चुअल में क्या कंट्रीब्यूशन है, एक्स कितना था उस सॉलिड के अंदर, उस यूनिट सेल के अंदर एक्स का कंट्रीब्यूशन कितना था या वाई का कंट्रीब्यूशन कितना था, वो हमें जानना है। उसी से हम शायद हमारे अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला पूछता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड पूछा है उसने, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। तो देखिए किस तरीके से हमारे पास, उसने बोला कि एक्स और वाई से बना हुआ फॉर्मूला है, तो जो यूनिट सेल होगा उसमें बोलता है कि जो एक्स एटम लगा हुआ है, एक्स एटम ऑक्यूपाइज करता है कॉर्नर ऑफ द क्यूब्स। मतलब उस यूनिट सेल एक क्यूबिक यूनिट सेल है, और उस यूनिट सेल में जो एक्स एटम है, वो सिर्फ उस यूनिट सेल में जो एक्स एटम लगा हुआ है वो कॉर्नर्स में लगा हुआ है, प्रॉपर कहाँ लगा हुआ है, कॉर्नर में लगा हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से एक मैंने क्यूब बनाया, और इस क्यूब में जो उसने बताया है अपने पास जो एटम लगा हुआ है, एक्स एटम जो लगा है वो कॉर्नर पे लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे इस वाली पोजीशंस पे जो आपके पास एटम लगे हुए हैं वो कौन से लगे हुए हैं, एक्स लगे हुए हैं। यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, हर कॉर्नर पे आपके पास क्या है, एक्स एटम लगा हुआ है। चलो सही बात है, एक्स एटम हमारे पास सारे कॉर्नर्स पे लगा हुआ है। अब उसके बाद वो बोलता है, ठीक है, तो मुझे जानना है कि इस यूनिट सेल में एक्स एटम होगा कितना, एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ एक्स एटम कितने होंगे इस क्यूब में, निकाल सकते हो आप, बात कर सकते हो एक्स के नंबर्स कितने हो सकते हैं। एक कॉर्नर पे अगर एक्स एटम लगा होगा तो उस एक्स एटम का कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर होगा, आप जानते हैं, अभी हमने देखा था 1/8 पार्ट है ना, एक्स एटम का 1/8 पार्ट होता है, 1/8 पार्ट होगा किसका, 1/8 पार्ट एक एटम, 1/पार्ट ऑफ 1 एटम, है ना। तो टोटल अपने पास कितने, अपने पास कॉर्नर्स आ रहे हैं, 8 कॉर्नर हमारे पास टोटल यहाँ दिख रहे हैं। तो 8 कॉर्नर है, तो टोटल नंबर ऑफ आपके पास जो आपके पास एक्स एटम आने वाला है, एक तरीके से कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। आप देखोगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्स एटम कितना, 1 आने वाला है। देन अकॉर्डिंगली अब वाई के बारे में सोचते हैं, वाई कहाँ कहाँ पे लगा होगा।
वाई को दोस्तों यहाँ पे वाई की पोजीशंस क्या है और वाई लगा कहाँ कहाँ पर है इस वाले के अंदर, है ना। तो देखिए वाई, देखिए वाई को बोला है जो वाई है वो फेस सेंटर पे लगा होता है क्यूब के, इस क्यूब के फेस सेंटर पे वाई एटम लगा हुआ है। फेस सोचते हैं कितने, देखिए ये कंट्रीब्यूशन फेस, सबसे ऊपर वाले फेस को देखेंगे आप, इस फेस के सेंटर पे ये लगा दिया हमने एक, ऐसे इधर वाले लेफ्ट वाले फेस पे यहाँ लगा दिया एक एटम, इधर फेस सेंटर नीचे वाले फेस सेंटर पे लगाया बिल्कुल बॉटम, एक इसके अपोजिट बिल्कुल इधर साइड जो इस तरफ में आपका क्यूब होगा उधर लगा होगा, और ये फ्रंट में जो आपके पास फेस आ रहा है उधर एक फेस पे, और जो बैक साइड में एक फेस होगा वहां पे। तो इस तरीके से मतलब आपके पास, आपको दिख रहे हैं 6 फेस पे अपने पास ये एटम्स लगे हुए हैं, और एक फेस का कंट्रीब्यूशन अभी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। वाई का कंडीशन बताइए, एक फेस पे जो एटम लगा हुआ है ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा इस यूनिट सेल के अंदर, तो आप देखोगे ये सिर्फ और सिर्फ हाफ कंट्रीब्यूशन रखता है, 1/2, है ना, 1/2 ऑफ 1/2 पार्ट हो जाएगा यहाँ पे, 1/2 पार्ट ऑफ वन एटम, है ना। एक एटम का 1/2 पार्ट होता है एक फेस पे अगर कोई एटम लगा हुआ है। तो टोटल फेस पे कितने एटम लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 फेस है हमारे पास, 6 एटम लगा रखे हैं उसने फेसेस पे, तो इस तरह से टोटल ये हो गया। अब आप देखोगे तो y का टोटल कंट्रीब्यूशन इन द यूनिट सेल, y का टोटल कंट्रीब्यूशन जो यूनिट सेल में वो 3 हो गया। तो x का जो नंबर है इस यूनिट सेल में 1 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द x इन दिस यूनिट सेल इज 1 एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द y इन दिस यूनिट सेल इज 3। सो आपका जो फॉर्मूला बनना चाहिए वो क्या बन जाएगा, x1 एंड y3। ये अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा जो हमारे पास x और y के हिसाब से निकल के आया है। ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या किया हमने। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले जानना है कि वो क्रिस्टल सॉलिड बना किन किन चीजों से, तो हमने देखा कि वो x से मिलकर बना है, y से मिलकर बना है, तो जाना कि x कहाँ पर लाई करता है कि उस यूनिट सेल के अंदर। तो देखा हमने जो x का कंट्रीब्यूशन है वो यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे है सिर्फ, तो हमने कॉर्नर्स पे देखा, एक कॉर्नर पे अगर x लगा होगा तो उसका 1/8 पार्ट लगा होगा, और 8 कॉर्नर पे लगा हुआ है तो हमने 8 से मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से टोटल कंट्रीब्यूशन जो x का आया वो 1 ही आ पाया। देन अपने पास y को चेक किया हमने, y जो बोलता है वो फेस सेंटर पे लगा होगा, तो y जो है वो फेस सेंटर पे लगा दिए। कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, 6 फेस पे लगा दिए। उसने बोला ठीक है, फिर फेस पे अगर कोई एटम लगा हुआ है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ होता है एक यूनिट सेल के अंदर, तो हाफ कंट्रीब्यूशन हो गया यूनिट सेल में। टोटल फेस कितने हैं, 6 हैं, 6 फेस हो गए, मल्टीप्लाई करके इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बन गया x1 y3, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इस मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो सॉलिड होगा वो यूनिट सेल के हिसाब से डिसाइड होगा, और यूनिट सेल से जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो x y3 आ रहा है। होप समझ में आया होगा। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, बिल्कुल एक और ऐसा ही है, समझने की कोशिश करेंगे एक कंसेप्ट और। सेकंड क्वेश्चन इसमें बोलता है, पढ़ेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन, ए सॉलिड ये कंसिस्ट ऑफ द ए बी एंड सी, तीन टाइप की चीजें मिलकर बना है, ए बी और सी तीन चीज से मिलकर बना है, ठीक है। सॉलिड बना तीन चीज से, बताओ पहला ए जो है वो कहाँ लगा है, ए बी सी से मिलकर बना है, ए लगा है, वो तो ए जो लगा है वो कॉर्नर पे लगा है, ए लगा है कॉर्नर पे, बट वन कॉर्नर इज मिसिंग, मतलब कॉर्नर पे लगा है और एक कॉर्नर मिसिंग है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक डिजाइन करता हूँ, यहाँ पर इस तरह से यूनिट सेल को समझना, ये एक यूनिट सेल मैंने ड्रॉ किया, राइट, इस तरह से यूनिट सेल ड्रॉ किया, और यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे एटम लगाए हैं मेरे पास, और उसने बोला कि एक कॉर्नर मिसिंग है, यानी कि पूरे एटम में जहां पे भी आपके पास एटम लगा हो, ठीक है, मान गया एक कॉर्नर पे एटम नहीं लगा हुआ है कि नहीं, हमने टोटल 8 कॉर्नर थे, लेकिन हमारे पास जो अभी हमने उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया कि जो एटम लगा हुआ है ए, वो सिर्फ और सिर्फ 7 कॉर्नर्स पे लगा हुआ है, क्योंकि एक कॉर्नर मिसिंग है। तो अकॉर्डिंगली ए का कंट्रीब्यूशन अगर मैं फाइंड करूंगा तो ए कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा भाई, एक कॉर्नर पे जो एक एटम कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 होता है, और टोटल आप देखोगे तो हमारे पास कॉर्नर्स कितने आ रहे हैं, 7 कॉर्नर्स ही आ रहे हैं, तो हमारे पास ए का टोटल जो कंट्रीब्यूशन आने वाला है वो 7/8 ही आने वाला है। यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को पहले समझ सकते हो। देन सेकेंडली हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं अबाउट द बी। बी के बारे में बताएंगे, बी का कंडीशन कितना आने वाला है, बी के बारे में बताइए, बी कंडीशन कितना है। बी बोलता है कि भाई बी जो है वो फेस सेंटर पे लगा हुआ है, ओके, और 2 फेस आर मिसिंग। टोटल हमारे पास 6 फेस होते हैं इस पूरे में, जिनमें से 2 फेस नहीं है, तो कोई भी 2 फेस नहीं होंगे मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये फेस पे अपने पास एक एटम लगा हुआ है, इधर वाले फेस पे एटम लगा हुआ है, इधर अपोजिट साइड, फ्रंट साइड, हमने 4 फेस मान लिए, ऊपर, इधर, उधर, सामने, है ना।
लेफ्ट राइट अप साइड ऑन फॉरवर्ड साइड मीन जैसे 4 फेस मान लिया, 2 फेस मैंने छोड़ दिया, एक डाउनवर्ड फेस छोड़ दिया और एक बैक साइड जो फेस आ रहा होगा वो छोड़ दिया, पीछे की साइड फेस आ रहा है वो छोड़ा, और जो डाउनवर्ड साइड जो नीचे बॉटम में है आपका फेस है उसको छोड़ा है, 2 फेस छोड़ दिए। तो बी का कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, बी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो आपके पास बी जो है एक फेस का कंट्रीब्यूशन आपको पता है 1/2 होता है, और टोटल कितने फेस हमने यहाँ पे कवर किए हैं, 4 फेस हमने कवर किए हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आप देखोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 का आ जाएगा इस वाले अकॉर्डिंगली। तो बी का कंट्रीब्यूशन जो टोटल आ रहा है वो 2 आ रहा है। देन इसी में आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास लास्ट वाला है वो सी के बारे में बात करनी है। सी कंट्रीब्यूशन देखिए, सी बोलता है बॉडी सेंटर में है, और बॉडी सेंटर को तो मिसिंग कर भी नहीं सकते है ना, तो सी बॉडी सेंटर में यानी इस पूरे क्यूब के बॉडी सेंटर में सी एग्जिस्ट करता है, तो सी अगर पूरे बॉडी सेंटर में एग्जिस्ट करता है तो उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही हो सकता है, तो सी की वैल्यू नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, 1 ही होगी, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फॉर्मूला अगर आप सोचोगे तो क्या बनना चाहिए भाई, ए के साथ बनना चाहिए 7/8, ए इज 7/8, बी जो है वो अपने पास 2 है, देन सी जो है 1, इसको थोड़ा ठीक से लिखा जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर आप इसे ठीक से सामने लिखेंगे तो ए हो जाएगा आपके पास 7, बी हो जाएगा मेरे पास 16 एंड सी हो जाएगा मेरे पास 8। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे एक फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हो, जो कि हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आ रहा है इस वाले कंपाउंड का, जिसमें आपके पास ए जो है कॉर्नर ऑफ द क्यूब एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक कॉर्नर मिसिंग है अकॉर्डिंगली। देखिए समझिए और बताइए, होप समझ आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे बोर्ड्स में भी, और चाहे कंपटीशन पॉइंट ऑफ में भी आगे जैसे धीरे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। एक टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ समझाया। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट जो सवाल है मेरा, ओके अभी नेक्स्ट सवाल ऐसा करते हैं, सवाल पे एक अलग ही लेक्चर प्लॉट करेंगे हम प्रॉपर, इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इससे रिलेटेड होंगे, काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जेई वाले, बोर्ड्स वाले, हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे उसके अंदर। और अभी मैं आगे एक और टॉपिक को शुरू करता हूँ, जो इसका जो आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, यूनिट सेल। जैसा कि हमने यूनिट सेल्स पढ़ा अभी तक, तो अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ टाइप ऑफ यूनिट सेल्स की। और कैसे यूनिट सेल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, क्यूबिकल यूनिट सेल में आपको साफ साफ बोला था कि हम क्यूबिकल टाइप के यूनिट सेल्स को फिलहाल स्टडी कर रहे हैं। टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, क्यूबिकल टाइप यूनिट सेल्स की बात करते हैं। तो इसमें जो हमारे क्लासिफिकेशन आती है, एक क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव को आप ऐसा बोल सकते हो, प्रिमिटिव इज आल्सो कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक, प्रिमिटिव को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, या फिर बुक्स वगैरह में इसे आप SCC नाम से भी देखोगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद एक और अपने पास क्लासिफिकेशन आती है, उसे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका ये इस तरह से इसका नाम लोगो BCC नाम से आप इसको जानोगे। किताब में डायरेक्ट हो सकता है पेपर में BCC लिख के ही डायरेक्ट बात करें, क्वेश्चन की शुरुआत करें। अकॉर्डिंगली अपने पास बात होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, इसको आप FCC से बात करोगे। एक आखिरी में हम लोग पढ़ते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, राइट, क्यूबिक यूनिट सेल। इसको कुछ ऐसा एज इट इज नाम नहीं दिया गया, बट हाँ ठीक है, ज्यादा यूज ये होगा नहीं, एनसीईआरटी में वगैरह इसको नहीं डील करते हैं, एनसीईआरटी वाले इसको डील नहीं करते, बट बॉडी सेंटर, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड को आप ज्यादातर डील करा जाता है, इनको एनसीईआरटी लेवल पढ़ाया जाता है। कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू पे आप इसको पढ़ सकते हो। तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ, एक एक यूनिट सेल को स्पेशली स्टडी करते हैं। प्रिमिटिव अगर यूनिट सेल बना है, जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोल रहा हूँ, तो उसमें एक्चुअल में एटम की अरेंजमेंट होती क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे एक्चुअली में एटम लगते हैं उस यूनिट सेल्स के अंदर, उसे समझते हैं, और उसमें और क्या क्या बातें जान सकते हैं हम प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के बारे में, उसे समझते हैं। तो मेरे पास जो एटम है वो है, सबसे पहला जो पढ़ रहे हैं हम सिंपल क्यूबिक, है ना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यानी SCC या फिर प्रिमिटिव, जो भी नाम बोलिए, इसको हम स्टडी करना शुरू करते हैं। क्या होता है इसमें कंट्रीब्यूशन,
कैसे लगे होते हैं एटम, देखिए समझते हैं, इस यूनिट को समझेंगे पहले। आपके पास जो एटम्स लगे होते हैं इस यूनिट सेल में, जितने भी एटम लगे होंगे इस एटम में, ध्यान रखना एटम्स, मैं लिखता हूं यहाँ पे पॉइंट से रिलेटेड, एटम्स आर एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। कहां पर होते हैं एटम्स? कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स पे। ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स जो होंगे कहां पर होंगे? कॉर्नर्स पे होंगे, यानी कि जहां एटम्स लगे, ये जो एटम्स अपने पास आप कॉर्नर्स ड्रॉ करोगे, तो कॉर्नर्स पे जितने भी एटम अगर कॉर्नर्स पे अगर लगे होंगे एटम, तो हम ऐसे यूनिट सेल को क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ध्यान रखना एटम्स आर एट, ओनली एट लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, सिर्फ कॉर्नर पे ही लगे होंगे तब हम इसे प्रिमिटिव बोलेंगे। अगर अगर आपके पास ऐसा हो सकता है कि कॉर्नर्स पे ना लग, कॉर्नर्स पे तो लगे ही हैं, साथ में कहीं और भी लगे हुए हैं, तो ऐसे केस में आप उसे प्रिमिटिव मत बोलिएगा या उसे सिंपल क्यूबिक नहीं बोलिएगा। सिंपल क्यूबिक में सिर्फ और सिर्फ ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब होंगे, सिर्फ कॉर्नर पे होंगे, तभी हम बात ऐसी करेंगे, राइट। तो अगर अगर हमारे पास सारे एटम्स कॉर्नर पे हैं, मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, इसको देखिए। कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पे अगर एटम लगे हुए हैं तो टोटल नंबर ऑफ एटम आपसे फाइंड किया जाता है। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम बताइए इसमें कितने हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल कितने हो सकते हैं? आपको पता है कि एक एटम का, अगर एक एटम कॉर्नर पे लगा हुआ है तो एक एटम कंट्रीब्यूशन हमको पता है 1/8 ही होता है कॉर्नर पे, और टोटल हमारे पास 8 कॉर्नर है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम जो हमारे पास होंगे इस यूनिट सेल के अंदर, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, टोटल नंबर ऑफ एटम जो आएंगे हमारे पास 1 निकल के आने वाले हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये सिम टोटल नंबर ऑफ एटम इन दिस यूनिट सेल इज 1। एक और पॉइंट हमारे पास सामने आया, टोटल नंबर यूनिट सेल एटम में 1 होते हैं। और जो सिंपल क्यूब के बारे में एक बात और है कि कॉर्नर जो पे सारे एटम जो होते हैं वो कहां पर होते हैं? कॉर्नर पे लगे होते हैं। क्लियर? और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं इस यूनिट से रिलेटेड, और बातें क्या हो सकती है, देखिए एक पॉइंट और बात करेंगे हम इसी स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को देखना, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है ये एक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे डॉट से मैंने एटम रिप्रेजेंट किए हैं। एक्चुअल में जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से टच में होते हैं, सारे के सारे एटम। जैसे मान लो ये एटम इस वाले एटम से टच में होगा, एडजेसेंट एटम से, ये एटम उस एडजेसेंट एटम से टच में होगा, राइट। ये ध्यान समझना आप लोग। अब ये जो एटम का कॉर्नर वाला है ये उस कॉर्नर से टच में है, इस कॉर्नर से टच में है, और इधर नीचे वाले कॉर्नर से भी टच में है। इस तरीके से ये इधर से टच में जुड़े होते हैं एटम। अगर स्फेरिकल शेप का एटम मानोगे तो ये जुड़े होंगे। मैं इसको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एटम जुड़ा हुआ है उधर वाले से, ये एटम जुड़ा हुआ है उधर वाले से, और एटम जुड़ा हुआ है उधर वाले से। मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखिएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा किस तरीके से एटम एक्चुअल में जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक क्यूब है और इस क्यूब में मैं एटम्स ड्रॉ करता हूँ। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि इस कॉर्नर पे एक एटम लगा हुआ है और ये स्फेरिकल एटम है कुछ, ठीक है, मैं हैंड से बनाया था समझने के लिए। देखो आपके पास इस कॉर्नर पे एक एटम लगा होगा, इस तरह से एक स्फेयर, और एक स्फेयर आपका लगा होगा इस वाले कॉर्नर पे, और ये दोनों के दोनों स्फेयर क्या होंगे? आपस में टच होंगे। इस तरह से दोनों स्फेयर आपस में टच में होंगे, ये दोनों स्फेयर आपस में टच होंगे। इस स्फेयर का सेंटर वो पीछे वाला कॉर्नर है, और ये आगे वाले स्फेयर का कॉर्नर सेंटर इस वाला ये वाला कॉर्नर है, और ये दोनों के दोनों आपस में जुड़े रहते हैं इस तरीके से। और अगर इधर वाले एटम की बात करूं तो वो भी एटम इधर से जुड़ा होगा, ये एटम भी इधर से जुड़ा होगा। टोटल जुड़े होते हैं सारे एटम एक दूसरे से, नीचे वाले एटम सारे एटम्स एक दूसरे जुड़े होंगे। और अगर आप इसको समझना चाहें तो एक समझिएगा, इस यहाँ पर एक चीज, एक पॉइंट लिखता हूं मैं यहाँ पे, देखिए एक पॉइंट लिख रहा हूँ समझने के लिए। जो ये जो समझिए क्यूब है, इस क्यूब की जो लेंथ होगी यहाँ से लेके इस क्यूब की जो लेंथ होगी उसे मैं क्या बोलता हूँ? ए बोलता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ एज लेंथ, एज लेंथ, ADE, एज लेंथ, एज लेंथ। एज लेंथ ऑफ द क्यूब जो होती है वो सिंपल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एज लेंथ ऑफ द क्यूब इज ए। तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आपको दिख रही है साफ साफ, ये जो लेंथ है अपने पास, ये लेंथ हमारे पास ए है। और आप देखोगे तो इस एटम का जो स्फेरिकल एटम मैंने सोचा है
स्फेरिकल एटम का अपना कुछ ना कुछ रेडियस होगा, वो रेडियस भी हमारे पास r होगा, इस स्फेरिकल एटम का रेडियस भी r होगा, तो यहाँ से यहाँ तक r, देन यहाँ से यहाँ तक r, तो आप सोचोगे कि ये पूरी वैल्यू जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि आपके पास a थी, तो आप बोल सकते हो कि a जो एक तरीके से हो सकता है क्या है, 2 टाइम्स ऑफ दी r है, 2 r जुड़ेंगे तो a के बराबर होने वाला है हमारे पास इस वाले कंडीशन के अंदर। 2 r जुड़ रहे हैं तो a बन रहा है इस सिंपल क्यूबिक डायग्राम के अंदर। तो एटम की अरेंजमेंट कुछ ऐसे होती है। अच्छा, मैं इस एक और एक्सप्लेनेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ इसी डायग्राम को। अगर मान लीजिए कि ये यूनिट सेल को मैं ऊपर फ्रंट व्यू से ऑब्जर्व करता हूँ, अगर मतलब इसके ऊपर जाके इस तरह से नीचे देख के मतलब इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को एक स्क्वायर दिखेगा और मैं उस स्क्वायर के बारे में सोचता हूँ कि वो कैसा है। उस स्क्वायर से भी मैं इस कंडीशन को समझ सकता हूँ। देखिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे, देखिए कुछ इस तरीके से एक स्क्वायर दिखेगा, सॉरी देखिएगा, ये मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये टॉप व्यू है इस एटम का, ये ऊपर वाला व्यू को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं कोऑर्डिनेट्स भी बना सकता हूँ बट फिलहाल ऐसे समझ लीजिए। और यहाँ पर जो आपके पास एटम्स लगे होंगे, जो एटम लगे होंगे, जैसे मान लीजिए कि एक स्फीयर लगेगा, वो इस तरह से दिख रहा होगा, ऐसे दूसरा स्फीयर भी इसके टच में होगा, वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। और ये दूरी है यहाँ से बीच में, ये r दूरी है, ये दूरी r दूरी है, और टोटल डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक की है वो कितना a है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, ये टॉप व्यू है इस वाले एटम का। इस तरह से यहाँ पे समझिए, ये वाला एटम यहाँ हो गया, ये वाला एटम कुछ इस तरह से ऐसे जुड़ गया, तो ये दूरी r है, ये दूरी r है, देन ये वाला दूरी पूरी कितनी है, a है। अकॉर्डिंगली पूरी स्क्वायर है तो a, ये टॉप व्यू में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। तो सिंपल क्यूबिक सेल में आपके पास जो एज लेंथ होती है वो 2 इंटू आर के टर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक पॉइंट और हम यहाँ पे याद रखेंगे या ध्यान रखेंगे, समझ कर रखेंगे, क्या होता है आपके पास एज लेंथ जो होगी इस वाली यूनिट सेल की, एज लेंथ जिसको हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज लेंथ क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ दी r होती है। और r क्या है मेरे पास, r क्या है मेरे पास, रेडियस ऑफ द एटम, उस एटम का रेडियस, r इज द रेडियस ऑफ द एटम। तो रेडियस ऑफ एटम की टर्म में हम एज लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं a इक्वल टू 2r सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। इतनी चीजें अगर समझ आ रही है, थोड़ा सा और आगे इस सिंपल क्यूबिक के बारे में जानते हैं, राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस वाले सिंपल क्यूबिक के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी एक टर्म और आता है जिसे हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है समझिएगा यहाँ पे, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है और इसको क्या मतलब क्या है पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए समझिए, उस यूनिट सेल का जो भी ऑब्वियसली एज लेंथ उस यूनिट सेल का a है, और उसका जो वॉल्यूम होगा उस क्यूब है एक तरीके से, तो क्यूब का वॉल्यूम आपको पता होगा a इंटू ए क्यूब से बोलते हैं, एज लेंथ इंटू ब्रेथ, सब मल्टीप्लाई करेंगे तो सब a ही है, मल्टीप्लाई करके a क्यूब आने वाला है, तो उस क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब होता है। उस क्यूब में वो एटम्स आ रखे हैं सराउंड, मतलब कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं, कुछ कॉर्नर्स पे इस वाले सिंपल क्यूब के अंदर सिर्फ एटम्स कॉर्नर पे लगे हुए हैं। तो वो उन सारे एटम्स ने मिलके उस क्यूब का कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई कर रखा है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम उस क्यूब का ऑक्यूपाई। अच्छा, ऐसा हो सकता है उसमें कुछ ऑब्वियसली स्फेयर है, आप समझना इसको थोड़ा सा, अगर क्यूब में कुछ स्फेयर्स अगर बाहर से कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं तो उस क्यूब का कुछ ना कुछ वॉल्यूम उन स्फेयर्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और बाकी वॉल्यूम जो है वो खाली पड़ा हुआ है, खाली स्पेस, उस वर्ड बोलते हैं उस स्पेस को वर्ड। और जो भरा हुआ स्पेस है वो आपके पास एटम ने भर रखा है, किसकी वजह से, तो मेरे को वही पता करना है यहाँ पे कि कितना भरा हुआ है एक्चुअल में वो पूरा वॉल्यूम। तो मैं लिखता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल फॉर्मूला, सिंपल क्यूबिक के लिए निकाल रहे हैं अभी हम, पैकिंग सिंपल लिखता हूँ यहाँ पे क्या, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन पूरा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल जो है उसका वॉल्यूम क्या है, और ऊपर जो वॉल्यूम एटम्स ऑक्यूपाई करने वाले हैं, उस यूनिट सेल का जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया उस यूनिट सेल ने, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू में 100। इस तरह से अगर मेरे को यहाँ पे परसेंटेज निकालनी चाहिए तो मैं परसेंटेज निकाल, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज के टर्म में हम निकाल पाते हैं। तो चलिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, वॉल्यूम अगर मैं एटम्स लिख सकता हूँ, एटम्स कितने होंगे जब यहाँ देखते हैं फटाफट इस वाले कंड में, इसको एक और समझ लिख रहा हूँ, तो वॉल्यूम
ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स, वॉल्यूम वन एटम इनटू में नंबर ऑफ एटम। ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ एटम्स को इस चैप्टर के अंदर जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे? जेड से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को। तो z इज द नंबर ऑफ एटम्स, जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, बुक्स में पढ़ेंगे, आगे मिलेगा। फिलहाल हमने बता दिया z इज द नंबर ऑफ एटम्स एंड वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब का यूनिट सेल, एक क्यूब एक यूनिट सेल है, तो उसका वॉल्यूम कैसे लिखा जाता है आपके पास? a इंटू 3, इस तरह से आप लिख सकते हैं, इंटू में 100। इस तरह से मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा है। अब बताइए एक एटम का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? और एटम हमारा स्फीयर शेप का है, तो स्फीयर शेप का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। ये एक एटम का वॉल्यूम लिखा गया। इंटू में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं हमारे पास इस यूनिट सेल के अंदर? हमने कैलकुलेट किया था z, जो कि टोटल नंबर ऑफ एटम हमारे पास यूनिट सेल में वो 1 अपॉन में ए क्यूब, वॉल्यूम हमारे पास ए क्यूब है। अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि ए की जगह पे 2 इंटू आर रख सकें, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो। ए की जगह मैंने 2 इंटू आर का क्यूब, इस तरह से हम लिखेंगे। अब यहाँ पे फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ये 2 की पावर 3 यानी 8, आर की क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो सब का सब एक न्यूमेरिकल वैल्यूज बनेगी। इसको फर्दर सॉल्व करने पे आप पाएंगे कि जो परसेंटेज आती है वो 52.4% आता है। 52.4, यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है ये आपको बता रही है कि उस यूनिट सेल, वो जो यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल में जो एटम्स ने जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा था, उस यूनिट सेल का सिर्फ 52.4% ऑक्यूपाई कर रखा था। अच्छा, अगर 52.4% ऑक्यूपाई कर रखा है तो आप यहाँ पे वॉइड परसेंटेज भी निकाल सकते हो। वॉइड परसेंटेज मतलब खाली स्पेस। खाली स्पेस कितना होगा? तो ऑब्वियसली टोटल स्पेस अगर 100 है, ऑक्यूपाइड 52% है, तो 100 माइनस 52.4%, तो ये कैलकुलेटर कितना आ जाएगा आपका? 47.6%। दिस इज दी वॉइड परसेंटेज जो आपके पास उस यूनिट सेल में होगी। वॉइड परसेंटेज का मतलब खाली स्पेस उस यूनिट सेल में जितना होगा वो हम वॉइड परसेंटेज बोलते हैं, जो कि 47.6% है। खाली स्पेस इतना है, भरा हुआ स्पेस इतने परसेंट है। मतलब वो यूनिट सेल जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात हो रही है, ये सारी बातें किसके लिए करी हमने? सिंपल क्यूबिक के लिए। जेड की वैल्यू यहाँ लिख देता हूं मैं साथ में कि भाई जेड की वैल्यू 1 होती है। जेड की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है फॉर किसके लिए? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स के लिए आपने पैकिंग एफिशिएंसी को निकाला है, जो कि 52.4 आ रहा है, राइट। और खाली स्पेस 47.6 आ रहा है अकॉर्डिंगली, राइट। चलिए इसी तरीके से हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हमारे पास एक और टॉपिक है, मतलब एक और यूनिट सेल हमारे पास एग्जिस्ट करता है, जिसको एक तो हमने सिंपल क्यूबिक को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट यूनिट सेल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और उसके बारे में सारी बातें हमें उसके बारे में ऐसी करनी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें बात सोचेंगे तो इसमें एटम्स कहाँ कहाँ लगे होते हैं, कैसे कैसे लगे होते हैं, ये सब समझते हैं। देखिए उसने क्या बताया, मैं यहाँ पे एक क्यूब ले लेता हूँ और उस क्यूब की पॉसिबल अरेंजमेंट देखते हैं, वो क्यूब कैसा है और क्या है। जैसे हमने क्यूब ड्रॉ किया और इस क्यूब, और इस क्यूब में हम देखते हैं एटम्स कहाँ कहाँ पर होते हैं। फेस सेंटर्ड अगर मेरे पास यूनिट सेल है तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में मेरे पास एटम की पोजीशंस क्या क्या होती हैं वो जाननी है। पहले मैं यहाँ लिखता हूँ साफ साफ कहाँ कहाँ एटम्स हो सकते हैं, मेरे पोजीशंस क्या है एटम की। आपके पास कॉर्नर एटम्स आर एट कॉर्नर एटम्स, ऐसे लिखूं कि एटम्स आर present at corner of cube plus face center of cube। तो इस वाले यूनिट सेल के अंदर जो फेस सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल है, इसमें जो एटम्स होते हैं वो आपके पास कॉर्नर्स पर भी होते हैं,
यानी कि ये जो कॉर्नर वाले स्पेस हैं ये तो ऑक्यूपाई करा ही जाएगा, कॉर्नर वाला स्पेस तो ऑक्यूपाई किया जा रहा है, और कॉर्नर वाले स्पेस के साथ साथ आपके पास और भी स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, यानी कि फेस सेंटर्ड वाला, इसका जो फेस सेंटर्ड पोजीशंस है उस वाली पोजीशन पे भी एटम आ जा रहा है, यानी कि इधर वाले पोजीशन पे भी एटम है, इस वाले फेस पे भी, इधर वाले फेस पर भी एटम आएगा, बॉटम वाले फेस को देखोगे तो बॉटम वाले फेस पर भी एटम आएगा, देन लेफ्ट साइड फेस पे देखोगे तो वहां भी एटम है, फ्रंट साइड फेस पे देखोगे तो ऊपर वाले फ्रंट पे तो वहां भी एटम आपको लाई करेगा, और बैक साइड में देखोगे तो वहां पर भी आपको एटम दिखाई देगा। मतलब इसमें जो एटम्स का देखोगे आप कि कॉर्नर्स पे तो एटम आ ही रहे थे, कॉर्नर्स पे तो एटम आ ही रहे, जैसे कि आपके पास कॉर्नर पे एटम किस में आता है, सिंपल क्यूबिक में आता है, लेकिन यहाँ पर कॉर्नर के साथ साथ आपके पास एटम कहाँ पर आने वाला है, फेस सेंटर्ड पर भी एटम आने वाला है, और फेस सेंटर पर भी एटम आ जाएगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एटम्स थोड़े बिगड़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और शायद आपको समझ में आ रहा होगा, अभी पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी तो सिर्फ एफिशिएंसी जो कॉर्नर्स की वजह से आ रही थी वो 52.4 आ रही थी, और ऑब्वियसली अगर फेस के एटम्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, तो उसमें शायद एफिशिएंसी थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, वो कैलकुलेट करेंगे हम लोग अभी एफिशिएंसी भी। फिलहाल हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ एटम्स, तो बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम जिसको जेड से रिप्रेजेंट करता हूं, कितने आने वाले हैं इस वाले केस में। देखिए कॉर्नर्स पे आपके पास कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है और 8 कॉर्नर है, तो टोटल आइटम जो यहां से आएंगे वो 1 आएंगे, आपको समझ में आ रहा है। कॉर्नर से फेस की बात करिए, एक फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है, एक फेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी से पहले हमने देखा था कि एक फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, टोटल फेसेस जो हमारे पास है वो 6 फेस होते हैं, तो यहां से जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 3 का आएगा, यहां से जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 1 का आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ एटम जो इस यूनिट सेल में होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। इस यूनिट सेल में 4 होते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल, जब आपके पास एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की हम बात करते हैं। फेस सेंटर्ड सेल में 4 टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं, और जो आपके पास एटम जो इलेक्ट्रॉन जो एटम आपके पास होते हैं यूनिट सेल में वो कॉर्नर्स पे होते हैं और फेसेस पे होते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर हमने देखी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आप बताइए कि मैंने बताया था कि इससे पहले सिंपल क्यूबिक में कि एटम सारे एक दूसरे से टच में होते हैं। आप थोड़ा सोच के बताइए कि अगर ये एटम, ये सब कॉर्नर्स पे एटम्स लगा हुआ है मेरे पास और सेंटर में भी एटम लगा हुआ है, तो सेंटर में अगर एटम लगा रहेगा तो क्या ये साइड वाले एटम्स आपस में टच कर पाएंगे? कभी भी शायद आप सोचोगे तो ये कभी भी टच नहीं कर पाएंगे, अरेंजमेंट टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेंटर वाला एटम इनको आपस में टच नहीं करने देगा। अच्छा, इनको आपस में टच नहीं करने देगा, लेकिन हाँ ये सेंटर एटम इससे इससे सबसे टच में होगा। मैं इसका टॉप व्यू आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। टॉप व्यू से हम शायद इसमें कैलकुलेशन भी कर पाए या सोच पाए कि कैसा एटम बनने वाला है, क्या कंडीशन हमारे पास होगी। देखिए मैं आप इसका टॉप व्यू समझाता हूँ। इस टॉप व्यू में जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए मेरा टॉप व्यू है, इस पूरे यूनिट सेल का ऊपर यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ। अब इसमें मैं एटम लगाता हूँ, जैसे मान लीजिए एक एटम तो मेरा ये फेस सेंटर पे लगा हुआ है, इस तरह से एक एटम मेरा कहाँ लगा हुआ है, इस फेस सेंटर पे लगा हुआ है। यहाँ पे वैसे ड्रॉ करता हूँ, एक एटम हमारा फेस सेंटर पे लगा हुआ है, और जो बाकी एटम्स है कॉर्नर पे, जो कॉर्नर के एटम होंगे वो इसके तो टच में आ रहे हैं, इस तरह से दिख रहा है, ये वाला कॉर्नर एटम इसके टच में होगा, इधर से कॉर्नर एटम इसके टच में होगा, इधर से कॉर्नर एटम इसके टच में होगा, कुछ इस तरीके से एटम्स का अरेंजमेंट होगा। अगर आप इसे देखो, इसको इसके टॉप फ्रंट टॉप व्यू को अगर ऊपर से ऑब्जर्व करोगे तो अगर एटम्स कुछ इस तरीके से कांटेक्ट में आ रहे होंगे इस पूरे सिस्टम के। अगर यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे अब कैलकुलेशंस की बात करते हैं, क्या कैलकुलेट हम कर सकते हैं इस वाली चीजों में। देखिए कैलकुलेशन देखिए क्या हो सकता है आपके पास इस पूरे सिस्टम पे। आप देख पाओगे कि जो अरेंजमेंट आ रहा है एटम का, आप इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इस ऊपर वाले लेंथ समझे, इस लेंथ को क्या बोलोगे आप, एज लेंथ, जो कि मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं। इस क्यूब की जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो क्या है मेरी, एज लेंथ, एज लेंथ ऑफ द क्यूब। मैं फिर से लिख देता हूं, एज लेंथ, जो कि पिछले वाले केस में भी था एज लेंथ, तो क्या है मेरे पास ए। ओके, एज लेंथ ऑफ द क्यूब इज ए, एंड द रेडियस, जो रेडियस है इस यूनिट सेल का, यूनिट सेल में जो एटम का उसका रेडियस ये आर है, अब देख पा रहे हो ये रेडियस आर है, देन अकॉर्डिंगली ये वाली दूरी जो होगी ये भी आर होगी, ये दूरी होगी ये भी आर, मतलब सब आर है अगर ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है तो।
देन आप सोचो, अब मैं रिलेशन मुझे फाइंड करना है यहाँ पर ए और आर के बीच में, तो अकॉर्डिंगली ए तो 2r के बराबर तो नहीं हो सकता, जैसे कि पिछले वाले केस में हुआ था। 2r से थोड़ा सा ज्यादा ही, मतलब 2r से ज्यादा वैल्यू जोड़नी पड़ेगी तब जाके a के बराबर हो पाएगा। तो यहाँ पर रिलेशन ढूंढने का तरीका मेरे पास ये है कि अगर मैं इसको पूरा एक बॉडी डायगोनल ज्वाइंट करूँ, यहाँ से देखना यहाँ पे, ये मेरे पास बॉडी डायगोनल बोलूँ या फेस डायगोनल बोलूँ इसको, ये जो डायगोनल है मेरे पास, डायगोनल वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर मैं ढूंढूं तो ये वैल्यू r है, रेडियस ऑफ द ईस्ट वाला सेंटर, और यहाँ से ये वैल्यू भी मेरे पास r है, ये वैल्यू भी r है, और ये वैल्यू भी कितनी r है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये वैल्यू r है, ये वैल्यू भी r है, देन ये वैल्यू भी r है, और अकॉर्डिंगली ये वैल्यू भी r है। टोटल 4 r आप देख पा रहे हो इस पूरे सेगमेंट में। 4 स्मॉल रेडियस, आप एक रेडियस, दो रेडियस, तीन रेडियस, चार रेडियस जुड़ेंगे तो ये वाली प्रॉपर पूरी लेंथ बनेगी यहाँ से यहाँ तक। इसको अल्फाबेट उससे कर लेते हैं, मतलब पॉइंट्स बना के कर लेते हैं। पॉइंट्स बना के कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट मेरे पास A है, ये B है, और ये पॉइंट मेरे पास C है। एक पॉइंट मैंने ABC बनाया, और इसमें ये सेंटर मेरे पास क्या है, ABC सेंटर मान लो, ये सेंटर ABC पूरा है ये पॉइंट्स, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, A है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली दूरी भी कितनी है, A, जो कि हम यहाँ पे देख चुके हैं। अच्छा, A से C की दूरी, राइट, A से C की दूरी अगर यहाँ पे ढूंढोगे तो वो कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर A से B की दूरी जो है, A से B की दूरी A है और B से C की दूरी भी A ही है, तो ये दूरी A से C की दूरी कितनी होनी चाहिए, आप सोच सकते हो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, आप यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो, तो आपको लगेगा कि A का स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, √2a आ जाएगा। इस तरीके से आप ये लेंथ अगर सोचोगे कैलकुलेट करके तो A से C की दूरी √2a आ रही है। मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, बट हाँ फिलहाल अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे इन द ट्रायंगल A B एंड C, तो A का स्क्वायर B का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो इक्वल टू कुछ इस तरह से वैल्यू आनी चाहिए A से C की लेंथ। और आप इस स्फेरिकल रेडियस को भी जोड़ोगे तो 1r 2r 3r और 4, ये सब जोड़ के भी A से C की लेंथ ही बन रही है। तो AC की जो लेंथ है वो एक तरीके से कितनी हो रही है, 1r 2r 3r 4, 4r, टोटल 4r लेंथ अगर जोड़ेंगे तो इस तरीके से मेरे पास ये एक रिलेशन निकल के आने वाला है। अब देखेंगे यहाँ पे AC जो लेंथ मेरे को जोड़नी है, तो A √2 टाइम्स ऑफ द A है, और साथ में वो किसके 4r के बराबर आ रही है यहाँ पर, राइट। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। तो याद रखने वाले पॉइंट दो चार होते हैं फेस सेंटर क्यूबिक में भी, अभी पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करेंगे, लेकिन फेस सेंटर्ड क्यूबिक में याद रखने वाला पॉइंट कि एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं और कहाँ पर होते हैं, फेस सेंटर्ड पे होते हैं। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ एटम जो हमारे पास यूनिट सेल्स में होती हैं कितनी होती है, कॉर्नर के कंट्रीब्यूशन 1/8 into 8, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 into 6, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए 4, 1 फ्रॉम द कॉर्नर्स एंड 3 फ्रॉम द फेसेस, टोटल एटम हो गए 4। देन अकॉर्डिंग आफ्टर दैट एज लेंथ और द रेडियस ऑफ द एटम में रिलेशन निकालना पड़ता है हमको। एज लेंथ और रेडियस ऑफ द एटम रिलेशन हमने कैसे निकाला, इसको टॉप व्यू हमने ऑब्जर्व किया, टॉप व्यू कुछ इस तरह से दिखना चाहिए हमको, और टॉप व्यू में अगर ये लेंथ a है, ये लेंथ a है, तो इनके बीच का जो डायगोनल दूरी होगी वो आप पाइथागोरस लगा सकते हो ABC के बीच में, इट शुड बी √2a, और ये वैल्यू अगर √2a है और ये सब रेडियस अगर जोड़ोगे तो r जोड़ के 4r होता है, 4r इक्वल टू √2a हमारे पास बनता है, राइट। इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/√2r, और अगर इसको रेशनलाइज करूंगा तो √2 से √2 मल्टीप्लाई, तो सॉल्व करके 2√2r बनने वाला है। तो आप इसको भी याद रख सकते हो, a इज इक्वल टू 2√2r होगा, या फिर किस तरह से जैसा आपको ठीक लगे याद रख सकते हो वैसे आप याद करिए, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फेस सेंटर्ड में A और R गेरे एज लेंथ और रेडियस ऑफ द एटम के बीच की दूरी क्या होती है, मतलब उनके बीच दूरी क्या बात कर रहा हूँ, उनमें रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे हम पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करेंगे, तो पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करते टाइम उसका यूज आएगा, जैसे कि अभी हम पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करते हैं इस वाले यूनिट सेल में। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करते हैं इस वाले यूनिट सेल में, और देन हम इसका यूज करेंगे इस वाले लेंथ का किस तरीके से। पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर रहे हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करेंगे इस वाले यूनिट सेल में, क्या हो जाएगी, अभी हमने लिखा था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है ना,
वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, पूरे यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा वो, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया उस यूनिट सेल में वो, अपॉन वॉल्यूम इनटू में 100, ये हमें समझना पड़ेगा। साथ में अब लिखेंगे और एटम्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, वो एक्चुअल में होगा वॉल्यूम ऑफ वन एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स, जेड नंबर ऑफ एटम्स बात कर रहे हैं हम लोग, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। बताइए एक वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट वन एटम का 4/3 पाई आर क्यूब, नंबर ऑफ एटम इन दिस एफसीसी इज कितना 4। अभी हमने देखा था कि एफसीसी के अंदर नोट डालेंगे कि जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, 4 एफसीसी, एफसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं। अपॉन में रिलेशन ये होता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब है इनटू में 100। अब ए क्यूब में रिलेशन आप यूज करते हो, ए की वैल्यू क्या यूज करेंगे, आपको अभी रिलेशन याद कराया था, ए इक्वल टू 2√2r, तो 4/3 पाई आर क्यूब इनटू में 4 अपॉन में 2√2 का इनटू आर का क्यूब इनटू 100। ये सारी वैल्यूज अगर सॉल्व होगी तो सॉल्व करके फाइनली आता है 74%। 74% यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी आ रही है मेरे पास, पैकिंग एफिशिएंसी मतलब इतना स्पेस 75% ऑफ द यूनिट सेल्स इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, एटम्स ने 74% जो एटम मतलब यूनिट सेल का पार्ट है वो एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो आपसे पूछ जाएगा कभी कभी कि वॉइड परसेंटेज क्या होगी, तो वॉइड परसेंटेज आप ढूंढ सकते हो जो कि 100 माइनस 74 हो जाएगी, जो कि फाइनली 26% होगी। तो पेपर में वॉइड परसेंटेज पूछे कि खाली जगह परसेंटेज वाइज में कितनी है, या भरी स्पेस परसेंटेज वाइज में कितनी है, तो दोनों आप फाइंड कर सकते हो फॉर देन एफसीसी यूनिट सेल। तो एफसीसी यूनिट सेल में इस तरह से परसेंटेज फाइंड करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी स्कूल लेवल पे, बोर्ड्स लेवल पे तो ये एग्जैक्टली डेरिवेशन से आ जाती है इसे करने के लिए, कंपटीशन लेवल पे तो एग्जैक्टली ये सब पूछते हैं डायरेक्ट कि वॉइड परसेंटेज कितनी आ गई, ये कैसे हो गया, वगैरह वगैरह काफी क्वेश्चन इस पे है। जैसा कि मैंने बोला कि क्वेश्चंस के लिए अलग से हम शीट्स बनाएंगे, उस पर क्वेश्चंस कराएंगे वहां पर, चाहे कंपटीशन पॉइंट हो, बोर्ड पॉइंट हो, हर टाइप के क्वेश्चन हम उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो पैकिंग एफिशिएंसी हो गई, रिलेशंस हो गया। यहाँ पे रिलेशन हम ध्यान रखा, क्या रिलेशन निकालता है, a इज इक्वल टू 2√2r, a इज इक्वल टू 2√2r एक रिलेशन हमारे पास है, और ये किसके लिए, फॉर एफसीसी, एफसीसी के रिलेशन हमारे पास ये निकल के आ रहा है। z इक्वल टू 4 होता है एफसीसी के लिए। दो चार बातें जो याद रखने वाली है एफसीसी रिलेटेड वो याद रखेंगे कि कितने एटम होते हैं, z की वैल्यू 4 होती है, कहाँ कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, फेस पे होते हैं। a और r में रिलेशन कितना है, a क्या है एज लेंथ और r रेडियस ऑफ द एटम, उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, a इक्वल टू 2√2r होता है, ये भी फाइंड किया हमने। साथ में सिंपल क्यूबिक में बात की थी इससे पहले, सिंपल क्यूबिक में एज लेंथ और उसके बीच में रिलेशन क्या था, सिंपल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने थे, एक थे, z की वैल्यू 1 थी, देन रिलेशन क्या था, a इक्वल टू 2r। तो दो पॉइंट्स मैं यहाँ पे फाइनली समराइज कर देता हूँ जल्दी से, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में अभी इसे कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आगे हमारे पास एक और यूनिट सेल बचा है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे सेम तरीके से। उसके बारे में हमें जानना है कि वो यूनिट सेल होता कैसा है, उसमें कहाँ कहाँ पे एटम्स लगे होते हैं, और बाकी उसमें एटम्स कितने हैं, उसका जेड की वैल्यू कितनी होती है कि नहीं। जेड की वैल्यू निकालते हैं, जेड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जेड की वैल्यू 1 है और 4 है, किस टाइप के यूनिट सेल के लिए, जेड की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, कौन से सेल के लिए होती है, सिंपल क्यूबिक के लिए। 4 कब होती है, एफसीसी के लिए कि नहीं। बाकी जेड की वैल्यू 1 एंड 4 हो गई। और क्या पता करा हमने, रिलेशन ऑफ द ए एंड आर। ए इज इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, 2√2r होता है। ए इज इक्वल टू 2r किसके लिए होता है, एफसीसी के लिए। ए इज इक्वल टू √2r किससे होता है, एफसीसी के लिए। पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन किसमें कितना होने वाला है, ये बताइए। पैकिंग फ्रैक्शन 52.4%, 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी। 52.4 किसमें आएगी, सिंपल क्यूबिक में, और 74% किसमें आने वाला है, एफसीसी में। इस तरीके से हमारे पास कुछ दो चार बातें होंगी याद रखने के लिए। और कल हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग सिंपल बॉडी सेंटर के बारे में बात करेंगे। सेम डाटा बॉडी सेंटर के लिए भी याद रखना है। बॉडी सेंटर में क्या होता है,
एक डाटा जो अभी मैंने इन दोनों में नहीं पढ़ा है, इन दोनों के बारे में नहीं बताया, इसके बारे में मैंने नहीं बताया, वो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। और उस कोऑर्डिनेशन नंबर पे एक प्रॉपर क्लास में अरेंज करूंगा सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड। उस कोऑर्डिनेशन नंबर में हम थोड़ा सा अच्छे में जानेंगे कि बोर्ड्स लेवल पे कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या सवाल पूछा सकते हैं, कंपटीशन लेवल पे क्या पूछ सकते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर को जज कैसे करना है। काफी आगे उसे क्लासिफाई करेंगे, एक प्रॉपर क्लास लग जाएगी उसके अंदर, इसलिए मैंने इसको यहाँ डील नहीं किया सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर को एक सेगमेंट में। तो अभी इसको मैं यहीं पर छोड़ता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।